हाँ तो चलो गाइस, अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट सिम्टम है स्वेलिंग ऑन हैंड्स एंड लेग्स। हाथ और पैर पे सूजन होगी, जोड़ों में दर्द होगा, पेन इन जॉइंट्स, सीवियर जनरल बॉडी एक्स मतलब बॉडी में पेन होगा, शरीर दर्द। फिर ठीक है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ, इनको सर्दी जुकाम होता रहता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर, थोड़ा थोड़ा फीवर भी होगा। एग्जॉशन मीन्स थकावट, सिकल सेल एनीमिक पर्सन में थकावट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद पेल फेस, इनका जो चेहरा है ये पीला होगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर लो हीमोग्लोबिन कंटेंट, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट। तो पिगमेंट आरबीसी ही कम है तो हीमोग्लोबिन तो कम ही होगा ना, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी का शेप हो गया सिकल सेल, तो हीमोग्लोबिन को भी रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो इसलिए इनका हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम होता है। अब देखो सिकल सेल एनीमिया के टाइप्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट टाइप है कैरियर और सेकंड है सफरर। अब कैरियर क्या होता है और सफरर क्या होता है तो दोनों ही सिकल सेल एनीमिक, पर क्या है कैरियर मतलब ऐसे पर्सन्स, सिकल सेल एनीमिया तो कैरियर को भी है सफरर को भी है, पर ऐसे पर्सन्स जिनमें ओनली एंड ओनली 25% आरबीसी क्या होते हैं, सिकल शेप होते हैं, ऐसे सिकल शेप 25%, और सफरर्स में 75% आरबीसी जो है वो सिकल शेप होते हैं। समझ में आया? ज्यादा सिकल शेप आरबीसी किसमें है? सफरर में। तो सफरर को ज्यादा तकलीफ होगी एज कंपेयर टू कैरियर। तो कैरियर में सिर्फ अगर 100 आरबीसी है, समझ लो 100 आरबीसी होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में आरबीसी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आरबीसी एमएल में देखो, 1 ml में मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं, इतने से थोड़े से ब्लड में, तो इतने सारे हमारे बॉडी में होता है। हाँ, 5 लीटर ब्लड होता है, तो उसमें कितने आरबीसी होंगे? तो समझ लो, मैं 25% का मतलब समझ देती हूँ। अगर हमारी बॉडी में 100 आरबीसी है तो उसमें से 25 मतलब 25 आरबीसी, 100 में से 25 आरबीसी क्या होंगे? सिकल शेप होंगे इन कैरियर्स में। अगर सफरर की कंडीशन हुई और उसमें 100 आरबीसी हुए तो 75 आरबीसी क्या होंगी? 75 आरबीसी होंगी सिकल शेप, एंड बचे हुए 25% नॉर्मल, 25 नॉर्मल होंगी। इसमें 25 सिकल शेप होंगी और बचे हुए 75 नॉर्मल। तो ये हुआ कैरियर में 25% आरबीसीज सिकल शेप होती है और सफरर में 75% आरबीसीज सिकल शेप होती है। फिर देखो इनको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट। ठीक है, कैरियर को हम एएस से, एएस सिकल, ये एस जो है ये एस, ये सिकल शेल को डिनोट करेगा, और ये ए नॉर्मल। तो कैरियर जो है वो कैरियर सिकल शेप ये एएस से डिनोट होंगे, और ये जो सफरर्स है ये एसएस, दोनों ही एसएस होंगे। तो सफरर को डिनोट करने का तरीका क्या है? एसएस, और कैरियर को एएस। ठीक है, अब हम इनके कंडीशंस देखेंगे, मतलब इनका क्या देखेंगे? पुनेट स्क्वायर देखेंगे कि किसकी अगर सिकल सेल की सफरर से मैरिज हुई, मतलब शादी हुई तो उनके बच्चे कैसे बनेंगे, ये सारा ऐसे 6 कंडीशंस है, वो सारी 6 कंडीशंस हम अब देखेंगे। ओके, हाँ तो चलो अब हम सिकल सेल एनीमिया के केसेस देखेंगे। मतलब अगर किसी नॉर्मल मेल की नॉर्मल फीमेल से शादी हुई तो क्या होगा? नॉर्मल मेल की सिकल सेल एनीमिक मतलब कैरियर फीमेल से शादी हुई तो उनके बच्चे कैसे होंगे? ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। देखो अब आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये जो ए और ए जो लिख रहे हैं ये हम नॉर्मल पर्सन के लिए लिख रहे हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। जो एएस है ये किससे डिनोट करते हैं? ये कैरियर है, कैरियर को डिनोट करते हैं हम एएस से, और एसएस जो है वो है सफरर। क्या है? सफरर। ठीक है, तो देखो अब हम ऐसे 6 केसेस देखेंगे और देखेंगे कि इनके बच्चे सिकल सेल एनीमिक होंगे, कैरियर होंगे या फिर सफरर होंगे। देखो अगर मेल, ये जो साइन है ये मेल को डिनोट करता है और ये फीमेल्स को। तो मेल अगर नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, तो उनके बच्चे भी नॉर्मल होंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन से ही फैलता है। ठीक है, तो
इनकी प्रोजेनी क्या होगी, ये ए, ये ऊपर का ए, ये वाला ए, ऊपर का ए, साइड ऊपर, साइड ऊपर। तो आपको सारे जो इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हमने बनाए हैं 4 कंडीशंस, तो सारे ही बेबीज नॉर्मल लोगों के क्या आएंगे, नॉर्मल, क्या दिख रहे हैं हमें, नॉर्मल। तो नॉर्मल मैरिज हुई, मतलब नॉर्मल पर्सन में, 2 नॉर्मल पर्सन में मैरिज हुई, तो उनके बच्चे भी नॉर्मल होंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन, अगर नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल, अगर मेल नॉर्मल है और फीमेल कैरियर है, तो उनकी प्रोजेनी कैसे होगी, देखो ए, ये वाला ए और ऊपर ऊपर का ए, ये वाला ए और ऊपर का ए, ठीक है, ये ए और ये वाला एस, ऊपर का ए और ये एस। तो देखो अगर एक नॉर्मल है और दूसरा कैरियर है, तो क्या होगा, इनकी 50% प्रोजेनी सिकल सेल कैरियर होगी, मतलब सिकल सेल एनीमिक तो होगी, पर कौन सी टाइप की कैटेगरी होगी, कैरियर। 50% कैरियर, 50% नॉर्मल। फिर देखो मेल कैरियर है और फीमेल अगर नॉर्मल है, तो क्या होगा, इनमें भी वही सीन है, देखो 50% नॉर्मल है और 50% कैरियर है, मतलब आधे नॉर्मल और आधे कैरियर होंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन, अगर मेल कैरियर है और फीमेल भी कैरियर है, कैरियर मेल ने कैरियर फीमेल के साथ शादी कर ली, तो क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल एस। कैसे ले रही हूँ पता है ना, वो आगे के वीडियोस में मैंने बताया, समझाया अच्छे से, तो अब मैं समझाऊंगी नहीं, ठीक है। तो देखो अगर कैरियर मेल ने कैरियर फीमेल के साथ मैरिज की, तो देखो कंडीशन क्या होगी, इनके बेबीज, अगर इनको 4 बच्चे हुए, तो एक बच्चा होगा उनका नॉर्मल, 2 बेबीज होंगे कैरियर और एक होगा सफरर, मतलब 4 बच्चों में से 3 बच्चे कैसे होंगे, सिकल सेल एनीमिक होंगे और एक होगा नॉर्मल। तो कैरियर को कैरियर से शादी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो मेल कैरियर है और फीमेल सफरर है, तो दोनों ही सिकल सेल एनीमिक हुए, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, ए एस, एस एस, ए एस और एस एस। तो इसमें देखो सारे के सारे ही सिकल सेल एनीमिक है, ये 2 जो है ये सिकल सेल, ये कैरियर है और 2 सफरर, मतलब एक मेल, मतलब एक सफरर है और सॉरी एक सफरर और एक कैरियर है, तो उनके सारे ही बच्चे सिकल सेल एनीमिक बनेंगे, तो ये भी मैरिज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो दोनों ही सफरर है, मेल भी सफरर, फीमेल भी सफरर, तो इनके सारे बच्चे ऑब्वियसली सफरर ही होंगे, एस एस, तो एस एस, ये वाला एस, ऊपर का एस, तो इनके सारे ही बच्चे देखो सफरर है, अगर दो सफरर में मैरिज की है, तो सारे बच्चे उनके सफरर होंगे। तो मैरिज के लिए सुटेबल कंडीशन क्या दिख रही है हमें, मैरिज, ये तो नॉर्मल हो गई, ये सिकल सेल एनीमिक, दोनों में से अगर कोई सफरर है या फिर कैरियर है, तो ये कंडीशन देखो, कोई भी सफरर है या फिर कैरियर है, तो वो दूसरे सफरर या फिर दूसरे कैरियर के साथ शादी ना करे। इसके बाद अगर कोई सफरर कैरियर है, तो वो दूसरे कैरियर के साथ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, शादी। सिकल सेल एनीमिया में अगर दोनों को ही सिकल सेल एनीमिया है, तो वो मैरिज पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है पर अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो एक नॉर्मल होना चाहिए और एक कैरियर होना चाहिए, तो ये है कंडीशन, 6 कंडीशन है। इनमें हमने देखा कि अगर मेल का जीनोटाइप, मतलब मेल नॉर्मल हुआ, फीमेल नॉर्मल हुई तो क्या होगा, मेल नॉर्मल हुआ, फीमेल कैरियर हुई, तो ये सारे कंडीशंस हमने अभी देख लिए। अब हम इनके सिकल सेल एनीमिया का उपचार देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया के हम उपचार देखेंगे क्या है। तो देखो कैरियर और सफरर शुड अवॉइड द मैरिज विथ अदर सफरर और कैरियर। अगर कोई कैरियर या फिर सफरर है, तो वो दूसरे कैरियर और या फिर सफरर से मैरिज अवॉइड करे। उसके बाद दूसरा उपाय है, उपचार है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया शुड टेक अ टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली। जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया के सफरर्स है, वो सफरर्स रोज फॉलिक एसिड की टैबलेट ले, ठीक है। इससे क्या होगा,
ब्लड मेंटेन रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, ठीक है। आयरन की टैबलेट है, इसे आयरन टैबलेट कहते हैं। तो ये 2 रेमेडीज है। तो इसके बाद हम इससे या सिकल सेल से हमारा मोनोजेनिक म्यूटेशन का टॉपिक, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पॉलीजेनिक म्यूटेशन और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स देखेंगे। ओके, तो हमने मोनोजेनिक म्यूटेशन में कौन से 2 डिसीज देखे, अल्बिनिज्म एंड ये सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के सबसे पहले हमने कुछ जनरल पॉइंट्स देखे, फिर हमने सिम्टम्स देखे, फिर टाइप्स देखे, ठीक है, और ये बाद में रेमेडीज देखे। तो इस तरह हमारा ये जो मोनोजेनिक म्यूटेशन है ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम पॉलीजेनिक म्यूटेशन पढ़ेंगे और फिर माइटोकॉन्ड्रियल, और इससे हमारा फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हुआ तो हमारा ये चैप्टर इसके साथ ओवर हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक म्यूटेशंस। इसके पहले हमने मोनोजेनिक म्यूटेशन देखे, अब देखेंगे पॉलीजेनिक म्यूटेशन। क्या होते हैं पॉलीजेनिक म्यूटेशन? देखो, डिसऑर्डर्स आर अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस इन मोर देन वन जीन। मतलब एक जीन से ज्यादा अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन हुए तो ये जो ये कंडीशन किस डिसीज को, किन टाइप के डिसीजेस को अराइज करेगी? पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। In most of the disorders, there are several increase due to in most such disorders, their severity increases due to effect of environmental factors on the fetus. अगर देखो ये जो म्यूटेशंस है, ये पॉलीजेनिक म्यूटेशंस, ये ज्यादातर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। अब देखो अगर किसी मम्मी के वूम में क्या है, बेबी है, तो जो बेबी है वो किससे ज्यादा प्रभावित होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। बाहर का एनवायरमेंट कैसा है? बाहर के एनवायरमेंट से उस फिटस में जो बेबी के मदर के अंदर है, गर्भ में है मदर के, उस बेबी पर असर पड़ेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, और उसके जीन में क्या होंगे? चेंजेस होंगे, और फिर पॉलीजेनिक म्यूटेशंस अराइज होंगे। तो देखो these polygenic mutations are arise due to environmental factors। पहला जो फैक्टर है अफेक्ट करता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर जो मदर है उसकी लाइफस्टाइल, मदर की लाइफस्टाइल अफेक्ट करती है। अगर एक मम्मी है, ठीक है, जिसके पेट में, ठीक है, वूम में बेबी है, तो उस मदर की लाइफस्टाइल मैटर करती है, ठीक है, बेबी के हेल्थ के लिए। फिर डिफेक्ट इन सेवरल जीन्स। अगर रियल में किसी जीन में डिफेक्ट हुआ तो भी पॉलीजेनिक ये होंगे, डिसऑर्डर्स होंगे। अगर पर मेन फैक्टर्स क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो मैं कंडीशन बताती हूँ। अगर कोई मदर पोल्यूशन वाले सिटी में रह रही है, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण वाले सिटी में, तो भी बेबी पर असर होगा। या फिर अगर देखो मदर किसी ऐसी जगह रह रही है जहाँ पे रेडिएशन ज्यादा है, तो भी बेबी पर असर होगा। फिर देखो लाइफस्टाइल, मदर कैसे रह रही है, मदर क्या खा रही है, तो इन सब पे भी डिपेंड करता है कि बेबी नॉर्मल होगा या फिर एबनॉर्मल होगा। फिर डिफेक्ट इन सेवरल जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट आया तो भी ये डिसऑर्डर्स अराइज होंगे। तो कौन से डिसऑर्डर्स है? देखो, कॉमन एग्जांपल्स आर क्लेफ्ट लिप के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसकी इमेज भी मैंने आपको दिखाई है। अब क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? क्लेफ्ट लिप में क्या हो रहा था? ये जो लिप है ये हमारी पर्सन की नाक में खुल रहा था, जिनको क्लेफ्ट लिप का डिसीज है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज को ये डिसीज था, पर उन्होंने सर्जरी कर ली थी। तो देखो सर्च करना मोबाइल पर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे जिनको क्लेफ्ट लिप था। अब क्लेफ्ट पैलेट क्या है? क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है कि ये जो हमारा मुंह होता है, मुंह के अंदर छत होती है ना, वो तो छत में छेद होता है और वो खुलता कहाँ है? नाक में, तो उसे हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। फिर कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, उन बेबीज में जिनको पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है उनमें जो स्टमक है वो कंस्ट्रिक्टेड होगा, ये भी एक डिसऑर्डर है। उसके बाद स्पाइना बिफिडा, ये जो स्पाइना बिफिडा डिसऑर्डर है ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है गर्दन में, ये पीछे वाली वर्टिब्रल कॉलम, उसमें डिफेक्ट आएगा। फिर डायबिटीज मतलब शुगर, ठीक है, तो बेबीज में शुगर कैसे होती है?
तो ये भी एक टाइप का पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से मदर के वूम्ब में ही बेबी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उनमें जन्म से ही शुगर आ जाती है। फिर बीपी, ब्लड प्रेशर भी, हार्ट डिसीजेस, किसी किसी के हार्ट में जन्म से ही छेद होता है, तो वो छेद क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइफस्टाइल डिफेक्ट क्या करती है, अफेक्ट करती है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स को। फिर अस्थमा, लाइफस्टाइल डिसीज, मदर की लाइफस्टाइल से ये अस्थमा आता है बेबीज में। फिर ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा आपने देखा होगा, मदर भी मोटी नहीं होती, पापा भी मोटे नहीं होते, पर बेबीज मोटे मोटे हो जाते हैं, होते हैं ना, फैट। तो ये किसकी वजह से? ये एक पॉलीजेनिक टाइप का डिसऑर्डर है। इसमें बेबीज की लाइफस्टाइल, मदर की लाइफस्टाइल से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हो गए पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। इसमें हमने क्या देखे, कौन से डिसऑर्डर्स है, कौन से पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है ये देखे। फिर ये किससे आते हैं ये देखे, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर का मीनिंग देखा। इसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, और इसके बाद हमारा चैप्टर होगा ओवर। हाँ चलो, तो अब देखें माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते क्या है? तो सबसे पहले आपने क्लास 8 में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ने देखो, फर्स्टली हमें ये पता था कि ओनली न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है। फिर हमें बाद में अदर ऑर्गेनेल्स में भी पता चला कि डीएनए होता है, उसमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी या फिर डिफेक्ट आया ड्यू टू म्यूटेशंस, म्यूटेशन की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई डिफेक्ट आया, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ओवम। तो देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ओवम, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल्स, फीमेल्स में बनता है ओवम और मेल्स में बनता है स्पर्म। जब मेल से स्पर्म फीमेल बॉडी में आता है तो ये ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है। ओवम और स्पर्म का होता है फ्यूजन, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन के टाइम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सही से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से ये जो डिसीज है ये अराइज होते हैं। देखो, दिस डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड बाय ओनली मदर ओनली। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स है ये ओनली एंड ओनली मदर से ही बेबी में जा सकते हैं। फादर इसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, फादर से ये डिसीज ट्रांसफर नहीं होगा चिल्ड्रंस में, ओनली एंड ओनली मदर से होगा। फिर देखो एग्जांपल क्या है, लेबर, नाम देखो डिसऑर्डर का, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसको शॉर्ट में LHON कहते हैं, इस डिसऑर्डर को LHON। अब इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स आपको इसके बाद की स्क्रीन में दिखेंगे, ठीक है? तो ये सिम्टम्स आप देख लेना, ओके? तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये ओवर होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोडाइवर्सिटी वाला, ओके, इकोसिस्टम वाला नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? बाय।